So as you can see in the slide, Australia rejection is very high and it hits the record high in year 2026, especially in February 26 intake. What all reasons, how we can navigate this challenge, financial documents क्या होने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी strategy कैसे shift की है. We're going to discuss each and every aspect of this challenge. Let's start this video. I am Pranay Rawat, founder director of EduNirvana. Let's see how we can navigate this challenge. Let's discuss this first. So 30 to 40% visa rejections in early and that is 2026 intake. Then 1 in out of 3 applications refused. 46% visa rejections, especially for Indians. And so Australia is what they are doing is higher security, stricter documentation, limited intake, and focus on quality. So let's plan smartly and see what all things can be done to avoid these issues. So in this video, I am going to cover आपका COE कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या दिखा सकते हो, स्पेशली फॉर द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द COE. सो कंडीशनल ऑफर लेटर होता क्या है, आपको पता होगा कि आप बिना आइल्स के अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी आपको ऑफर दे देगी, बट बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीजा और विच इज अनकंडीशनल ऑफर लेटर यू नीड टू सबमिट और यू नीड टू मीट सम conditions. What all conditions? That can be depending upon the student. So for example, for this student, इस स्टूडेंट ने आइल्स नहीं दिया था, 6.5 ओवरऑल चाहिए, 6 ईच सेक्शन चाहिए, उसकी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए, ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट टिल लास्ट सेमेस्टर. सो दीज आर द कंडीशंस टू मीट टू गेट अनकंडीशनल ऑफर लेटर एंड उसके बाद ही आप वीजा फाइल कर सकते हो. इसमें सारी डिटेल्स हैं, कोर्स डिटेल्स है, मास्टर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस, ओरिएंटेशन डेट, कोर्स स्टार्ट डेट, आपका कोर्स एंड डेट, आप ट्यूशन फीस इफ यू सी, एस्टिमेटेड fee per compulsory study period which is semester wise and it could be tri semester also, overall fees or total fees, estimated fees for the course is 97,650 AUD which you can multiply by 67 or 68 INR with the current rate. So this is how it looks, your conditional offer, which also has scholarships. If you see, the scholarships are written here, conditions are written here. I'll not take much time here. Let's move into the real documentation after you are getting your conditional offer letter. So let's start the video and we are going to discuss each and every document which is required जो आपको लगने वाले हैं for Australian visa. यहाँ पे एक hypothetical figure लेके हम चल रहे हैं which is like 58,000 AUD and आप अगर आप INR में convert करोगे तो वो around 40 लाख रुपीस होता है. और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और हमें क्या क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. So the step 1 is you need to submit your conditional offer documents and financial metrics to proceed and you cannot proceed or pay fees until conditions are cleared. इसका ये मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी को जो फी पे करनी है बिफोर वीज़ा वो आप नहीं पे कर सकते हो until आप जो आपकी कंडीशंस थी, जैसे मैंने आपको एक COE दिखाया था, उसमें जो भी कंडीशंस लिखी होंगी वो आपको पहले मीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फी पे कर सकते हो. So now after getting conditional offer letter you need to submit or show the financial proof. Financial proof होते क्या है कि आपको सबसे पहले तो 1 ईयर का ट्यूशन फीस दिखाना है अपने फंड्स लिक्विड एसेट्स में. अगेन विल डिस्कस कि कैसे कैसे आप फंड्स दिखा सकते हो. अभी आप समझ लो कि फंड्स लगने कौन कौन से हैं जो हमें दिखाना है यूनिवर्सिटी को. तो फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस इट कुड बी 30 lakhs, इट कुड बी 40 lakhs, जो भी आपकी ट्यूशन फीस होगी वो आपको दिखाना है, प्लस आपका लिविंग कॉस्ट दिखाना है. लिविंग कॉस्ट यहाँ पे AUD में है 29,710, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 68. सिमिलरली OSHC 1500 है और एयर फेयर 2000. सो ये टोटल फंड आपको दिखाना है जो हमने एक हाइपोथेटिकल फिगर लेके चल रहे हैं. दीज आर द प्लस एंड वॉट एवर द यूनिवर्सिटी फीस विच इज कमिंग 58,000 AUD. सो ये हमें दिखाना है. एक इंपॉर्टेंट टिप, आप थोड़े से फंड्स ज़्यादा दिखाओ, एकदम कट टू कट फंड्स मत दिखाइए. जैसे 60 lakhs या 50 lakhs की रिक्वायरमेंट हो तो आप एकदम 50 lakhs ही दिखा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा दिखाओ. लेकिन अभी एक न्यूज़ और आ रही है कि हो सकता है आपको पूरे फंड्स अपनी ग्रेजुएशन के दिखाने हो. अगर आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं तो 3 years की ट्यूशन फीस प्लस 3 years का लिविंग कॉस्ट. वैसे ये एक न्यूज़ है विच इट इज़ नॉट ऑफिशियल न्यूज़. अभी तक ये ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं की गई है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है. बट एक हमने एक्सपीरियंस अभी देखा है कि जो बच्चे ज़्यादा फंड्स दिखा रहे हैं उनके वीज़ा सक्सेस रेट भी ज़्यादा है. सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्सेप्टेड फंड्स कि फंड्स कौन कौन से एक्सेप्ट किए जाते हैं. सो प्रूफ ऑफ फंड्स में आप एजुकेशन लोन दिखा सकते हो, बैंक बैलेंस दिखा सकते हो. अगेन बैंक बैलेंस मीन्स जो आपका लिक्विड एसेट है. लिक्विड एसेट का मतलब होता है जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, सेविंग्स, FD, नो करंट अकाउंट,
नो अदर बिजनेस फंड्स। उसके अलावा आपके फिक्स डिपॉजिट्स आप दिखा सकते हो, पीपीएफ दिखा सकते हो। सो ये फंड्स आपके एक्सेप्टेड हैं। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा प्रोसेस में एजुकेशन लोन का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसको समझते हैं कि वो कैसा एजुकेशन, किस टाइप का एजुकेशन लोन ऑस्ट्रेलिया के लिए चलता है। सो पहली बात तो फुली सैंक्शन होना चाहिए, इन प्रिंसिपल नहीं चलेगा। अप्रूव बाय बैंक्स होना चाहिए, एनबीएफसी नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी बेसिकली इससे सिक्योर्ड लोन होना चाहिए या मॉर्गेज लोन होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज में अनसिक्योर्ड लोन चलता है, अप टू 1 करोड़ 1 CR का भी लोन मिल जाता है अनसिक्योर्ड, बट ऑस्ट्रेलिया के केस में सिक्योर्ड होना चाहिए। मस्ट भी डिसबर्स्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके फंड्स आपको डिसबर्समेंट लेना पड़ेगा, अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा कि ये मेरे पास फंड है और ये पैसा कहाँ से आया है, लोन से आया है। सो ऑब्वियसली यू नीड टू शो द सोर्स ऑफ फंड्स एज वेल। जेन्युइन एजुकेशन लोन ऑब्वियसली आपके एक फाइनेंशियल प्रोफाइल को बिल्ड करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोन लें तो ये सारी चेकलिस्ट देख लें। अब आते हैं बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स में किस तरह के फंड्स और कितने पुराने फंड्स होने चाहिए। सबसे पहले बैंक अकाउंट, जैसा मैंने बोला आपको, सेविंग्स नॉट करंट, ये नहीं चलेगा। 3 to 6 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए, बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट वैलिड टिल कोर्स स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद सोर्स प्रूफ इफ रीसेंट, अगर कोई ऐसा फंड आपके अकाउंट में आया है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, सेल ऑफ मे यू हैव सोल्ड स्टॉक्स, आपने म्यूचुअल फंड रिडीम किया है, किसी पॉलिसी का पैसा आया है, तो मेक श्योर कि आप उसके सोर्स भी दिखाओ कि ये मैंने पैसा मेरे अकाउंट में जो आया है वो कहाँ से आया है। उसके बाद पीपीएफ, ये विड्रॉल प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। पीपीएफ में आपको एक लेटर या सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि दिस मच अमाउंट यू कैन विड्रॉ। मोस्टली एजुकेशन के लिए 80% अप टू 80% यू कैन विड्रॉ फ्रॉम योर पीपीएफ अकाउंट। एंड नॉट टू फॉरगेट, मेंटेन क्लियर कंसिस्टेंट वेरीफाइबल फंड्स। ऐसा कोई भी फंड्स नहीं हो जिसे आप वेरीफाई नहीं करवा पाओ या वो वेरीफाई नहीं कर पाए। और एक कंसिस्टेंसी का मतलब ये है 3 to 6 मंथ स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आपका 20 लाख का बैलेंस है, सो ये 20 लाख का बैलेंस एनी गिवन डे ये 20 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए। 3 to 6 मंथ का ड्यूरेशन में 20 लाख से नीचे किसी भी दिन नहीं जाना चाहिए। सो बेसिकली एवरी डे वी आर मेंटेनिंग 20 लाख मिनिमम। हो सकता है आपका एक दिन 25 हो, एक दिन 22 हो, एक दिन 21 हो, बट एक मिनिमम 20-22 जो भी आप अमाउंट रिक्वायर्ड है उससे नीचे बैलेंस नहीं जाना चाहिए। दैट इज हाउ यू मेंटेन कंसिस्टेंसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, बेसिकली लार्ज रिसेंट डिपॉजिट्स नहीं होनी चाहिए, स्पेशली कैश तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा डिपॉजिट हुआ है तो आपको उस फंड का सोर्स बहुत ज़रूरी है दिखाना। आपके पास प्रॉपर सोर्स, वो एक सोर्स या एक वैलिडेट डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर्टी सेल फॉर एग्जांपल आपने की है तो वो आप दिखा सकते हो कि भाई ये देखो प्रॉपर्टी सेल की है, मेरा एग्रीमेंट है, इससे मुझे पैसा आया है। एफडी ब्रेक की है, अगेन यू कैन शो द सोर्स ऑफ फंड, या म्यूचुअल फंड विड्रॉल जो आपने रिडीम किया वो भी आप दिखा सकते हो। सो ऑल इन ऑल व्हाट डज दिस मीन कि ट्रांसपेरेंट सोर्स ऑफ फंड्स बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इंप्रूव वीजा अप्रूवल चांसेस। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, आपका एजुकेशन कौन स्पॉन्सर कर सकता है। स्पॉन्सर का मतलब होता है आपकी एजुकेशन को कौन फंड कर सकता है। एंड स्पॉन्सर्स ऑस्ट्रेलिया के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं बन सकता है। देयर आर सम रूल्स एंड दे एक्सेप्ट ओनली देयर फंड्स एज योर एजुकेशन फंड। सो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स हैं, वो सबसे सही आपका तरीका यही है कि आप पेरेंट्स के ही फंड्स दिखाएं। उसके बाद सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स में ब्रदर सिस्टर, नॉट कजिन्स, स्पाउस इन लॉज चलता है फंड्स, फ्रेंड्स कजिन्स के नहीं चलते हैं। अंकल आंट के अगर फंड्स आपको दिखाना है तो मैक्सिमम 20%, दिस इज बेसिकली द थंब रूल। नाउ लेट्स डिस्कस द इनकम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं। ये 2 से 3 साल का आपका ITR, पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर या दोनों आपके फंड्स, अगर आपको सोर्स ऑफ फंड्स में दिखा रहे हो, दोनों स्पॉन्सर्स हैं तो दोनों के दिखा सकते हैं आप। जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं उनका आपको सबका फंड्स दिखाना है। ITR दिखाना है 2 से 3 साल का विथ कंप्यूटेशन, डोंट फॉरगेट विथ कंप्यूटेशन। फिर सैलरी बिजनेस प्रूफ, अगर सैलरीड है तो सैलरी किस अकाउंट में आ रही है उसका स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, बिजनेस प्रूफ, कंप्यूटेशन पेजेस इज मैंडेटरी, ऑलरेडी मेंशन। सो कंसिस्टेंट इनकम प्रूफ बिल्ड्स अगेन स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि 6 महीने जॉब है, 6 महीने बिजनेस कर रहे हैं, फिर कहीं से फंड्स नहीं आ रहे हैं, फिर दूसरे फंड्स दिखा दिए आपने, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, रेड फ्लैग, एंड आपका वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है।
नाउ विल सी द आइडेंटिटी एंड रिलेशन कि आप ठीक है, आप तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से आप या आपको कौन स्पॉन्सर कर सकता है, आपको फंड्स, आप किसके फंड्स दिखा सकते हो, तो आप आइडेंटिटी उनकी क्या लगा सकते हो टू प्रूव द रिलेशनशिप। सो हियर आधार, पैन, पासपोर्ट अगेन वैलिड होना चाहिए, क्लियर कॉपीज रिक्वायर्ड हैं। फिर रिलेशनशिप प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्री, जिसमें कनेक्शन दिखना चाहिए, एक रिलेशन दिखना चाहिए कि ओके फादर नेम ये है तो फादर के 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में एक बच्चा ये है, दूसरा बच्चा मैं हूँ। सो सिमिलरली आपके नेम्स मस्ट मैच अक्रॉस ऑल डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे आर के कुमार लिखा है, कहीं राजेश कुमार लिखा है, ये डॉक्यूमेंट्स अगर मिसमैच हुए तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। नाउ दिस इज इफ यू हैव टेकन लोन एंड इफ यू हैव शोइंग द फंड्स, आप किसी भी बैंक का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है या SBI है या कोई भी बैंक का आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो, स्टेटमेंट लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ वेरीफाई करती हैं। और वेरीफाई कैसे करती हैं? उस बैंक मैनेजर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपसे मांगेगी, नेम, फ़ोन नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी। अगेन ऑफिशियल ईमेल आईडी का मतलब होता है डोमेन आईडी। डोमेन आईडी फॉर एग्जांपल hdfc.com, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट द जीमेल, ये नहीं चलेगा, याहू नहीं चलेगा, डोमेन आईडी चलेगी। इंश्योर आपका बैंक रेडी है टू रिस्पॉन्ड एंड वेरीफाई। अगर वहाँ से मेल आता है तो आप उनको पहले से बता के रखो कि आपको मेल आएगा वेरीफाई करने के लिए, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा उस मेल का। वन मोर डॉक्यूमेंट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल द स्पॉन्सर्स। अगर आपके 3 से 4 स्पॉन्सर्स हैं या 2 स्पॉन्सर हैं या 1 स्पॉन्सर है ओनली योर फादर, आपको ये स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगा 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में, जिसमें आपका लिखा होना चाहिए कि आई एम द फादर और आई एम द ब्रदर, आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर माई सन, माई डॉटर एजुकेशन, इतना फंड्स मेरे पास है। ये आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में बनवाना पड़ेगा एफिडेविट। तो जो स्पॉन्सरशिप एफिडेविट है वो कुछ इस तरह का होगा कि आई अंडरसाइन माई नेम टू हियर बाय सोल्मी अफर्म द डिक्लेयर दैट इज स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन एक्सपेंसेस, जो भी एजुकेशन है, मतलब सिमिलर फॉर्मेट होगा, लेकिन उसमें डिटेल्स आपकी और आपके जो स्पॉन्सर है उसकी सारी कुछ होना चाहिए, अदरवाइज दैट इज अगेन नॉट वैलिड। मूविंग टू अनदर स्लाइड, यहाँ पे क्या है, कंडीशंस टू क्लियर। कंडीशंस टू क्लियर इफ यू रिमेंबर हमने स्टार्ट किया था COE से, कंडीशनल ऑफर लेटर से। कंडीशनल ऑफर लेटर में ये सारे कंडीशंस होंगे जो आप मीट करोगे, उसके बाद आपका आगे काम बढ़ेगा और आप वीज़ा फाइल कर पाओगे। तो ऑब्वियसली इंटरव्यू होगा आपका चेक करने के लिए कि आप कितने जेन्युइन स्टूडेंट हो, उसे बोलते हैं जेन्युइन स्टूडेंट, एक तरह से टेस्ट भी बोल सकते हो। ये IELTS PT TOEFL जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में होता क्या है कि आपको वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स अपॉन ग्रेजुएशन, आप क्या करना चाहोगे, हम यहाँ पे आप क्यों आना चाहते हो, ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, और भी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि फॉर एग्जांपल यही यूनिवर्सिटी क्यों लिया आपने, ये सिटी में क्यों पढ़ना है, इस कंट्री में क्यों आना है। तो ये आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में होता है। अगर आपका कोई गैप है तो उसका प्रूफ आप दिखा सकते हो। आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल ईयर मार्कशीट, 12 आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हो तो 12th रिजल्ट, आप बैचलर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स की लास्ट सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट, उसके बाद ही आप अपनी फी पे कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग ऑल दीज कंडीशंस। So we already discussed all the documents required to file your Australian visa, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे, कितना फंड दिखाना है। लेकिन ये जो आपकी स्लाइड देख रहे हैं आप, ये बच्चे गलती करते ही करते हैं, और प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक्स ना करें अगर आपको अपना वीज़ा लगवाना है, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। ऑब्वियसली फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होता है। सेंडिंग फाइल्स इन पार्ट्स, अगेन एक बार में सारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट करिए तभी आप फाइल लगाइए। पुअर फाइल नेमिंग, अगेन आपने बोला कि ये ITR है बट अंदर पता चला कि ये बैंक स्टेटमेंट है, तो फाइल नेम आप PDF बनाते हैं तो फाइल नेम अच्छे से करिए। डिलेज मत करिए, जितना जल्दी हो सकता है वीज़ा फाइल करिए, क्योंकि उसका भी एक टाइम होता है, क्योंकि वो जैसा मैंने बोला वो वेरीफाई करते हैं सारी चीज़ें, आपके फंड्स, आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर उनके पास उनको लगेगा कि ये आप ऑलरेडी लेट चल रहे हो और इनटेक शुरू होने वाला है, तो हो सकता है स्ट्रेट अवे रिजेक्शन दे दें। तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करिए एट एनी कॉस्ट। एंड इतना सब कुछ होने के बाद फिर हमें आता है COE। COE का मतलब है कि आपका इनरोलमेंट कंफर्म है, कंफर्मेशन ऑफ योर इनरोलमेंट। सो लेट्स सी वो डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है। सो दिस इज द लेटर विच सेज कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट आफ्टर डूइंग ऑल दिस। आपने जितना भी कुछ अभी डॉक्यूमेंट सबमिट किया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जद्दोजहद की, उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन आता है, जिसमें आपकी सब कुछ डिटेल्स होती हैं और इसके बाद आप वीज़ा फाइल करते हो। तो चलिए समझते हैं इसमें डिटेल्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो
आपका कोर्स का नाम है, उसके बाद कोर्स स्टार्ट डेट है, उसके बाद एंड डेट है, आपने इनिशियल डिपॉजिट कितना किया है ट्यूशन फीस, फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे डिपॉजिट किया है स्टूडेंट ने, तो वो यहाँ पे अमाउंट लिखा है 14,000 AUD। उसके बाद उसका डिटेल्स है, स्टूडेंट का नाम, एंड इफ यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडर अरेंज्ड ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, नो, अभी उस स्टूडेंट ने OHSC नहीं लिया है, उसके बाद वो OHSC क्या होता है, आपका एक तरह का मेडिकल इंश्योरेंस है, उसके बिना आप वीज़ा फाइल नहीं कर सकते हो। कमेंट्स, इसको स्टूडेंट का यहाँ पे IELTS स्कोर है, स्टूडेंट्स टू अरेंज ओन OSHC, ये होने के बाद स्टूडेंट को मेडिकल के लिए भी अपीयर होना पड़ता है और इंश्योरेंस भी खरीदना पड़ता है। आई विल शो यू द OHSC कॉपी एंड देन ओनली यू कैन फाइल फॉर द वीज़ा। सो ये रही आपकी OSHC की कॉपी, जिसमें अगेन स्टूडेंट का मेंबरशिप नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्केल, स्टार्ट डेट, वैलिड टू, पासपोर्ट नंबर, डिपेंडेंट्स नो। तो ये OSHC की कॉपी आपको मिलेगी जब आप इंश्योरेंस की फ़ी पे करेंगे बिफोर वीज़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको सारे डिस्कस किए हमने, आप ये वीडियो को अच्छे से देखें, अपने डॉक्यूमेंट्स इस तरह से प्रिपेयर करें, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना दिखाएं, और फंड्स आपके पुराने होने चाहिए, सोर्स ऑफ फंड्स होना चाहिए, एंड आई एम श्योर आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।